जब हम फ्लैट लेते हैं या हम कोई इंटीरियर कराते हैं तो बैंक की एक ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बैंक लोन। यानी आपने मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको उसके लिए बैंक लोन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कितना बैंक लोन मिल सकता है, कहाँ से कितनी एलिजिबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और आपको किस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है, किस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल सकता, किस प्रॉपर्टी पे कितना लोन मिल सकता है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिस वजह से आपको लोन मिले। हम अगर कोई फ्लैट खरीदते हैं, मान लीजिए वो फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और आपकी जो सैलरी है वो आपको 1 लाख रुपए महीना आ रही है और वो आपके अकाउंट में आप उसको ले रहे हो और किसी अच्छी कंपनी में आप, जैसे आईटी कंपनियां भी हैं और भी कंपनियां हैं जिनमें आप काम करते हो, तो आपको कितना लोन मिल सकता है। अब जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए सैलरी है तो लगभग 65 लाख के लगभग आपको लोन मिल सकता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना भी चाहिए। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, ड्रीम स्माइल होम में। हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। अलग अलग प्रोजेक्ट मैंने आपको जाके टूर भी दिए, दिखाए भी, और मैंने आपसे बातचीत करी इंटीरियर के बारे में भी। इंटीरियर के भी कई टूर दिए मैंने आपको और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और आज हम बात करते हैं कि जब हम फ्लैट लेते हैं या हम कोई इंटीरियर कराते हैं तो बैंक की एक ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बैंक लोन। यानी आपने मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको उसके लिए बैंक लोन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कितना बैंक लोन मिल सकता है, कहाँ से कितनी एलिजिबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपको पहले रोकता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को आइकॉन दबा के आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप शेयर भी करो इसको, ताकि दूसरों को भी, अगर आपको मेरी नॉलेज, में पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को, कि अगर मेरी जो नॉलेज है आप लोगों में बट रही है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी कुछ उससे प्राप्त कर पाओगे। अब हम बात करते हैं बैंक के लिए। तो बैंकिंग का एक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और आपको किस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है, किस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल सकता, किस प्रॉपर्टी पे कितना लोन मिल सकता है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिस वजह से आपको लोन मिले। अब सबसे पहले बात करते हैं, हम अगर कोई फ्लैट खरीदते हैं, मान लीजिए वो फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और आपकी जो सैलरी है वो आपको 1 लाख रुपए महीना आ रही है और वो आपके अकाउंट में आप उसको ले रहे हो और किसी अच्छी कंपनी में आप, जैसे आईटी कंपनियां भी हैं और भी कंपनियां हैं जिनमें आप काम करते हो, तो आपको कितना लोन मिल सकता है, लोन कैसे मिलेगा। अब जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए सैलरी है तो लगभग 65 लाख के लगभग आपको लोन मिल सकता है और 65 लाख का लोन अगर आप लेते हो तो आप उस प्रॉपर्टी को बाकी अपने पास से डाल के आप खरीद सकते हो। जो बैंक का रेशो होता है, बैंक रेशो कैसे डालता है कि आपको किस तरह से कितना लोन हम इस प्रॉपर्टी पे दे सकते हैं। वैसे बैंक ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है या 1 करोड़ से थोड़ा सा नीचे है तो बैंक जो है 20-80 का रेशो लेके चलता है। 20% आप अपनी मार्जिन मनी दीजिए और 80% बैंक आपको लोन दे देगा। अब बात ये आती है कि हमें लोन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बैंक लोन के लिए एक सबसे पहली चीज़ आती है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या है? सिविल का मतलब होता है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कि आपका पहले आपने कभी लोन लिया तो आपने कितने टाइम में उतार दिया, आपने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। और सिविल जो होता है वो 900 तक जाता है, यानी कि 900 मैक्सिमम होता है, और नीचे आप जाओ तो 0 से आप कह सकते हो या 500 से कह सकते हो। बट अगर आपका सिविल, आपको हाउस लोन चाहिए और हाउसिंग लोन के लिए आपका जो सिविल होना चाहिए वो मिनिमम 750 होना ही चाहिए, तो बैंक आपको रिस्क नहीं मानता और आपको लोन दे देता है। अब आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपने बैंक में लोन अप्लाई किया, तो लोन के लिए बैंक आपसे सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखेगा कि आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 से ऊपर है, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो आप उस पर लोन ले सकते हो। अब बात आती है, जैसे ही आपने लोन अप्लाई किया तो बैंक आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगता है, आपसे आपका वोटर आई कार्ड जो है, फ़ोटो आईडी और आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब मांगता है। उसके बाद बैंक जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी को भी देखता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की वैल्यू करती है।
अब बैंक दो तरह से लोन देता है। अब आप कहोगे कि मेरी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो तो ज़्यादा है। अब आप ये देखो बैंक दो तरह से लोन कैसे देगा। बैंक दो तरह से लोन इस तरह से देगा कि वो उसकी मार्केट वैल्यू भी लगाएगा। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 1.25 आ रही है या 1.20 आ रही है तो आपको उसका 75% यानी 1 से ऊपर चलेगी ना, अगर 1 से ऊपर चली जाती है तो आपको बैंक क्या करता है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का आप लोन मांगते हो या 1 करोड़ से ऊपर की हमारी प्रॉपर्टी है तो हमें बैंक बोलता है मैं 75% ही आपको लोन दूंगा, 80% नहीं दूंगा। बट इसमें एक कंडीशन आती है, मान लो आप तो उसे खरीद रहे हो 1.10 की, बट उसकी मार्केट वैल्यू 1.25 है या 1.30 है, तो उसका 1.25 या 1.30 का 75% देगा तो आपका तो 80% हो जाएगा। तीसरी चीज, जब आपने लोन अप्लाई किया तो लोन अप्लाई होने के बाद लोन दो तरह से होते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, फलानी मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बैंक को आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, वो उसकी फोटो कॉपी लगाएंगे और आपको वो दे देंगे। तो उसके बाद क्या आएगा कि बैंक एक तो प्री अप्रूव कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक बोलता है कि मैं आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप अच्छे बैंक के कस्टमर हो, आपने पहले कोई ऐसी चीज़ ली होगी जिसके लिए आपने फटाफट अपना लोन जिसने टाइमली और पूरे टाइम से उतार दिया होगा, तो भी बैंक जो है आपको वो चीज़ें दे देगा। कोई बात नहीं, वो कहेगा कि आप प्री अप्रूव ले लो, मैं आपको 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का, जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उस हिसाब से आपको बैंक लोन दे देता है। अब बैंक लोन दे दिया आपको, प्री अप्रूव आ गया। अगर आप बैंक लोन के लिए प्री अप्रूव की जगह अब आप चाहते हो कि मैं इस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाह रहा हूँ, तो आपको उस प्रॉपर्टी पे भी लोन मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि चलो मैं लोन तो ले लूँगा, कोई बात नहीं, बट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। अब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हो तो आज की डेट में 8.50, जैसे SBI का कह सकते हो आप, HDFC का कह सकते हो 8.60, आप IDBI में जा सकते हो तो 8.45, इस तरह से वेरी करता है। यानी कि 8.50 जो है आज की डेट में आपको लोन ईजिली इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। अब आपको 8.50 का ये भी पता चल गया, आपको 65% लोन मिल सकता है। आप ये मान लो 1 लाख जितने भी आपके, अब बात ही आती है तो नौकरी वाले की बात होगी, मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है जी, मेरे को 65 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, या मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी दिखा दी उससे 80% लोन मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर मान लो मैं काम करता हूँ कोई, मतलब मैं ऐसा हूँ जो मैं कोई शॉप है मेरी या मेरा कोई बिजनेस है, मेरी बिजनेस की मैं ITR भरता हूँ। तो अगर आप ITR भरते हो, जितने की आप ITR भरते हो, जैसे कि आपने 10 लाख की ITR भरी, तो 10 लाख की ITR पे आपको उसका 5%, जितने की आपकी ITR होगी उसका 5% आपको लोन मिल जाएगा। 10 लाख की ITR तो 50 लाख का लोन आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उससे ज़्यादा की अभी ITR होगी तो उससे ज़्यादा का लोन मिल जाएगा। यानी कि आपको 5 टाइम, यानी कि उसका 5 टाइम कर लेते हैं तो 5 टाइम आपको उसका लोन मिल जाएगा। अब बात आती है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी की, अब आप ये पूछोगे कि यार बैंक से तो मैंने लोन ले लिया, लोन बात भी होगी, सब कुछ हो गया, बैंक अब क्या क्या चीज़ें मेरे से मांगेगा। बैंक आपसे उस प्रॉपर्टी के लिए आपको उसका लीगल कराएगा। लीगल यानी कि वो जहाँ जाएगा देखेगा कि इसका पहले रजिस्ट्री हो चुकी है या आपका उस जो लोन चल रहा है किसी उस बैंक से, तो वो किस बैंक से चल रहा है, कितना लोन है, ये सारी चीज़ें देखता है। लीगल और टेक्निकल बोलते हैं उसको। उसके लिए बैंक का कोई एक व्यक्ति आएगा, वकील आएगा, वो वहाँ पे आपके जाके उस पर प्रॉपर्टी पे विजिट करेगा और वो फिर उस पर ओके की रिपोर्ट लगा देगा। अब एक मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट ये आता है जैसे कि मैंने आप कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर पहले से लोन चल रहा है तो उसका कैसे करेंगे। अगर पहले से लोन चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है BT यानी कि बैलेंस ट्रांसफ़र। आप क्या करिए, जैसे आपने SBI से लोन ले रखा है तो आपको अपने ब्रोकर से या जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको बोलो कि मुझे SBI में ही मैं चला जाता हूँ। SBI क्या करेगा, अंदर ही आपका BT, इंटरनली आपका BT कर देगा। इंटरनल यानी कि बैलेंस ट्रांसफ़र कर देगा, उस बंदे का छोड़ देगा आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बैलेंस ट्रांसफ़र कर देगा। बैलेंस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि वो आपकी प्रोफाइल पे आपका लोन सेंक्शन करेगा और उनका वाला जो लोन होगा उसे उतार देगा। अब ऐसा होता है कि कई बार आपका लोन जो है मान लो HDFC से चल रहा है और HDFC के बाद आपका लोन जो है आप HDFC से नहीं चाह रहे हो या किसी भी बैंक से, किसी का नाम नहीं लेते, तो आप चाहोगे कि मुझे उसको ट्रांसफ़र करवाना है, या तो उस लोन को ख़त्म करना पड़ेगा या फिर सेलर BT बोलते हैं उसको। तो सेलर BT कुछ बैंक कर देते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं।
सेलर बीटी कुछ बैंक कर देते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं। तो आपका ज़्यादा जितना अच्छा रहेगा, जो मेरी एडवाइस है, अगर आप जाना चाहेंगे तो जैसे जिस बैंक से अगर लोन चल रहा है आप उसी बैंक पे चले जाइए और आपको वो लोन ईजिली दे देगा। इंटरनली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसी में आपकी वो एनओसी आ जाएगी, उसको एनओसी मिल जाएगी, आपका लोन हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब बैंक लोन लेने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको सबसे पहले जो बैंक लोन लेते वक्त एक सबसे पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बैंक से कितना अच्छा आ रहा है, कितना कम आ रहा है, वो सबसे पहले ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, हमें बैंक लोन कितने टाइम का कराना चाहिए, यानी कि 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। आपको कम से कम, जैसे आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर है या जैसे आपकी इनकम का स्ट्रक्चर है, तो आपको उसी तरफ से, जैसे 20 का जब से कम हो रहा है तो 20 का कराइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बैंक लोन कराने के बाद हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताई। दूसरा, एक हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कभी भी ईएमआई जो है टाइमली जानी चाहिए। अगर आपकी ईएमआई टाइमली नहीं जाएगी तो आपका सिविल इफेक्ट करेगा। जब आपका सिविल इफेक्ट करेगा, ये लोन तो मिल गया आपको, लेकिन अगले लोन के लिए अगर आप जाओगे तो वो अगला लोन आपको बैंक मना कर देगा, डिनाई कर देगा क्योंकि आपका सिविल खराब होगा। तो आप उसको ईएमआई को कभी भी ड्रॉप मत कीजिए, और जितनी आप ईएमआई ईजिली दे सकते हैं उतनी ईएमआई का ही लोन लीजिए। ज़्यादा लोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपकी सैलरी अलाउ करती है, आपका बिजनेस अलाउ करता है, तो आप उसको लोन को ले सकते हो। मैंने सारी चीज़ें बताई, आप कमेंट्स में बताइएगा। कुछ और जानकारी अगर आपको बैंक के लिए चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दूंगा, और आगे भी मैं आपको अच्छी जितनी भी जानकारियाँ दे सकूँगा। और अब हम थोड़ा चलेंगे आगे की तरफ कि आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हो। हम लोग तो वर्किंग कर ही रहे हैं, आप भी कैसे वर्किंग कर सकते हो घर बैठे। तो ये भी मैं चीज़ें आगे वाली कुछ वीडियोज़ में बनाऊँगा और फिर बताऊँगा आप। तब तक के लिए बाय बाय।